बहुत सीरियस हो जाता हूँ और मैं बहुत गुस्से में आके कहीं फ़ोन करूँगा, किसी को कुछ कहूँगा और फिर मुझे पता लगेगा कि भाई नहीं, ये तो बात इस तरह थी नहीं, इसे तो चटपटी बनाया गया, इसे तो अलग तरह से लिखा गया। तो पत्रकारिता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर जनमानस को प्रभावित करती है। आपकी खबरों के माध्यम से, चाहे मैं भी, आपने एक उदाहरण दिया अभी इतिहास का, अभी मैं जस्ट वाराणसी का जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी का आजकल, तो मैं पिछले हफ्ते था वहाँ पे, तो थोड़ा सा इमोशनल मैं भी हुआ। सारे ये चल रहा था जो मामला, इसे देखा गया, ये निकला है खोज में शिवलिंग और ये इस तरह की बात। लेकिन असली इमोशनल मैं कब हुआ कि जब किसी पत्रकार ने, मुझे नहीं पता वो कौन पत्रकार में होते थे, उन्होंने कहा कि नंदी कई सौ वर्षों से अपने शिव की प्रतीक्षा में थे। वाकई ये सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। उससे पहले मैं इतना इमोशनल नहीं था। तो पत्रकारिता इतनी महत्वपूर्ण है कि देश में भी किसी को भी इमोशनल कर सकती है, बशर्ते कि वे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, न कि निगेटिव डायरेक्शन में। दोनों तरफ से दुधारी तलवार है ना जी, इधर भी काटते हैं और इधर भी काटते हैं दोनों तरफ से काटते हैं। और सोशल मीडिया का तो भरोसा ही नहीं रहा, पता नहीं ये क्या है, लोग नहीं समझते। सुन जी, मैं गांव में ज़्यादातर, मेरा भी गांव के लोगों से संपर्क रहता है, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और शायद मैं पहली बार दिल्ली में किसी कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अपने 8 साल में दिल्ली में किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं गया। मेरे लिए दिल्ली इतनी है कि मैं बॉर्डर से घुसता हूँ, 1500 करोड़ घर है, ये 500 मीटर दूर मेरा मंत्रालय है या 500 मीटर दूर मेरा पार्लियामेंट है, उससे लगा दिल्ली का मुझे कुछ नहीं पता। मैं आज शायद पहली बार ही किसी कार्यक्रम में आया हूँ। तो जो गांव के लोग हैं वो उन्हें कितनी प्रभावित करती है मीडिया, हमें नहीं करती जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, आपको भी नहीं पता। गांव का हर व्यक्ति, आप जो भी कहेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कहेगा टीवी में आ गया, अखबार में छप गया, उसके लिए वो ब्रह्मवाक्य है। शायद इसी सोच पर अगर हम काम करें कि दूर रिमोट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपकी बातों से कितना प्रभावित हो सकता है। हम यहाँ बैठ के नहीं अंदाजा लगाते, हम सब लोग आपस में मिलते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी की कोई बात करते हैं, किसी की कोई बात करते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि पत्रकारिता दोनों तरफ से है। हो सकता है जैसे आनंद जी ने कहा, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सभी विचारधाराओं का सम्मान है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा पर काम करने के लिए। लेकिन किसी भी विचारधारा में रहते हुए हम किस हद तक जा रहे हैं, निष्पक्ष तो पत्रकारिता में होना बहुत जरूरी है। ना हमारे पक्ष में रहो ना विरोध में रहो, जो तथ्य है उसको उसी तरह से रखो और उसका विश्लेषण बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करें, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब ही रहेगा, वरना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बताया ना कि सोशल मीडिया से इतना दुखी हूँ। हे ईश्वर, किसने ट्विटर बनाया था और किसने फेसबुक बनाई थी, मैं बहुत दुखी उससे। अगर कोई व्यक्ति कमेंट पढ़ने शुरू कर देना तो बस हार्ट पेशेंट हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और 1 महीने में भगवान के पास चला जाएगा। ऐसी मीडिया बना दी इस दुनिया ने। और पता नहीं लोग अब तो अखबार पढ़ना भी छोड़ गए, इसे ही पढ़ते हैं। जहां 99.99% झूठ चलता हो उसे ही हम सब पढ़ रहा है, पूरा देश पढ़ रहा है उसे। और मुझे कई बार लगता है, आनंद जी ने बात की कि लोग कहते हैं कि भाई मैंने ट्वीट किया, ट्रेंड करा। मैं कई दिन से ये नहीं समझ पा रहा, इस ट्रेंड करने से किसी के फर्क क्या पड़ रहा भाई? अरे हो रहा हो तो ट्रेंड भाई, पता नहीं लोग पागल से हो रहे, ट्रेंड कर दिया। मुझे आज तक ये नहीं पता लगा मेरे फोन में ट्रेंड हो कहां से, क्या है ट्रेंड भाई? चला रहे, दुनिया चल रही, एक अपनी दुनिया सी बना ली अलग, उसी में गोले चला रहे हैं, उसी में तोप के गोले चला रहे हैं, उसी में फेंक रहे हैं, उसी में देश बदल रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। क्या, कौन है लोग, क्या है लोग, समझ में नहीं आता मेरे। तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कई बार, ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ लेकिन मैं वाकई दुखी हूँ। पहले ही पत्रकारिता अच्छी थी, अखबार आते थे बढ़िया थे, फिर टीवी आए, टीवी में खबर सुनते थे, अच्छी लगती थी। अब तो टीवी वाले भी ऐसी खबर सुनावे कि देख कर डर लगे, देखिए देखिए ध्यान से देखिए। अरे भाई, एक खबर को 10 बार कहेंगे, बैठी मेरी भाई 10 बार क्यों कहती हो आप? एक खबर एक बार के में कहो, हम समझ लेंगे। एक खबर को इतनी, मतलब मेरा मन कर रहा होगा मैं इस खबर को सुनूं और 10 मिनट लगा देंगे, वो खबर नहीं बताओगे। गोल 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 गोल, भाई ये तो पत्रकारिता नहीं है। देखो दोस्तों,
पत्रकारिता से सीधी बात बताओ ना, विश्लेषण कर लो, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। भाई साहब कहेंगे कैसी बातें छेड़ दी। मेरी तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्हें अवार्ड मिला है आज। इनमें से मैंने पहले देखा, पहले मेरे कुछ मित्र हैं और आज भी मेरे कुछ मित्र बैठ। भाई साहब मैं दिल्ली में उन लोगों में से हूँ जो एंकर होते हैं, यहाँ कई लोग बैठे हैं, एंकर ही बोलते हैं उनको, जो बाइट लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप? एंकर नहीं, एंकर तो वो वाला होगा, बड़े वाला रिपोर्टर। मेरी रिपोर्टरों से बहुत दोस्ती है, ये बैठे हैं सारे के सारे। मैंने कभी आप लोगों, चूंकि आप बड़े हो गए इसलिए मेरी आपकी कम मुलाकात हुई, जो वहाँ बैठते हैं उनसे मैं बात नहीं करता ज़्यादा, मुझे लगता है ये तो बड़ा आदमी है। मेरी इनसे, मैं इनके रोज साथ रोज चाय पीता हूँ, देख पीछे बैठा हरियाणा वाला, मैं इनके साथ चाय पीता हूँ। मेरी पहुँच यहीं तक है, शायद मैं देश का पहले केंद्रीय मंत्री होगा जिसकी पहुंच बेचारे की रिपोर्टर तक थे, आप तक बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लिए तो यही पत्रकार है, यही भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप तो यूं ही कह रहे हैं, आपने बोलना ना आवे। आपके शामी तो अच्छे अच्छों की जो हिम्मत है उसने को ले जाए। जो पत्रकारिता है वो स्वरूप उसका बहुत बदल रहा है, ज़माने के साथ काफ़ी तब्दीलियां हमने देखी हैं, उसमें बदलाव देख रहे हैं। तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पत्रकारिता का स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन सही मायनों में अब भी देश की बात करना, देश के उन तबकों की बात करना जिनकी बातें कोई नहीं करता, वो सब आज भी पत्रकारिता करने वालों के प्रथम चिंतन में हैं और रहना चाहिए और रहेगा। ऐसे तमाम लोगों के कामों को वर्ष भर जो उन्होंने विशेष काम किए उनको खंगालना, उनकी प्रविष्टियों को निमंत्रित करना, उनमें से ढूंढना, ये काम बहुत मुश्किल है कि वाकई कौन हकदार है देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान पाने के लिए। लेकिन मुश्किल काम भी किए जाते हैं और उनको करने वालों को विशेष सलाम भी बनता है। इसलिए आज के जो देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह है उसमें मैं इस कार्यक्रम की एक बड़ी बुनियाद, जो इसकी ज्यूरी है उसका परिचय आप सभी से कराना चाहता हूँ। ज्यूरी के कुछ विशिष्ट सदस्य हमारे बीच में इस वक्त मौजूद भी हैं। हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी इस ज्यूरी के मेंबर हैं, अगर आप हैं, शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ जी। दूसरे ज्यूरी मेंबर हैं हम सभी के चिरपरिचित श्री के.जी. सुरेश जी। के.जी. सुरेश जी कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। ज्यूरी की तीसरी सदस्य हैं प्रोफेसर वंदना पांडे जी, आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में से संबंधित हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी इस ज्यूरी की चौथी मेंबर हैं। ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर जी इस ज्यूरी के सम्मानित सदस्य हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी इस ज्यूरी के सदस्य हैं। प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनुकोंडा जी, आप जेएनयू से संबंधित हैं, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। और अगले सदस्य डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जो कि निदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से, वो भी हमारे बीच अभी मौजूद नहीं हैं। आप सभी का स्वागत। मैं ज्यूरी के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मंच के सामने की ओर एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आप आ जाएं। एक एक करके हम फ़ोटो अपॉर्चुनिटी अभी कर सकते हैं, वन बाय वन।
इस सामूहिक फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा केजी जी, आप सर्वप्रथम आप अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं सुनील जी से आग्रह करता हूं, सुनील जी आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। प्रोफेसर वंदना पांडे जी। सर्जना शर्मा जी। प्रफुल्ल केतकर जी। प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनुकोंडा जी। धन्यवाद। प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनुकोंडा जी। सभी सम्मानित ज्यूरी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, अन्यथा तो रोज़ ही होता है यहाँ आवागमन। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिलों में रह जाते हैं। इस वक्त जो हम सब एक छत के नीचे हैं, आज से तकरीबन 2 साल बीच में जो गैप हुआ है, एक वक्त ऐसा आया था कि शायद ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त की बेरुखी ने हमसे कई ऐसे लोग छीन लिए जिनकी रिक्तता हमारे साथ रह गई है। खालीपन ऐसा है जिन्हें कोई भी भर नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, पत्रकारिता में, खासकर टेलीविज़न की पत्रकारिता में जिनका काम, जिनका नाम बरसों तलक याद किया जाएगा, ऐसे रोहित सरदाना को भी हमने खो दिया। कोविड के दौरान दिवंगत हुए कई पत्रकारों के साथ साथ हम रोहित सरदाना साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबके प्रिय रोहित सरदाना अपने पीछे 2 फूल सी प्यारी बच्चियों को छोड़कर गए हैं और हमारी भाभी प्रमिला आज हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और विशेष सम्मान हमारे दिवंगत भाई रोहित सरदाना के लिए हमारी ओर से। आज रोहित फिज़िकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम बातें हैं उनके बारे में जो कहते कहते पूरा दिन बीत सकता है। पर इतना ही कहना चाहते हैं रोहित आपके लिए कि आपकी तारीफ़ के आज भी हमें अंदाज़ नहीं मिलते, आपकी तारीफ़ के आज भी हमें अंदाज़ नहीं मिलते
कहना तो बहुत कुछ है मगर अल्फाज नहीं मिलते। बस हम सब आपके फ़ैन थे, हैं और रहेंगे। और आज भी जब टेलीविज़न ऑन करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा ढूंढने की कोशिश आंखें करती हैं तो वो रोहित हैं, थे और रहेंगे। मैं अब छोटी सी भूमिका आज के इस कार्यक्रम की। हमारे बीच में कुछ और विशेष व्यक्तित्व मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बीच में भारत भूषण जी हैं, प्रांत कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका बहुत अभिनंदन भाई साहब। हमारे बीच में दूरदर्शन के डीजी मयंक अग्रवाल साहब हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारे बीच में दूरदर्शन की एडीजी प्रिया कुमार जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पत्रकारिता का मतलब है समाज के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज़ बनकर उनके हकों के लिए सरकारों तक से लड़ जाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकारों की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना और सच क्या है ये जनता को बताना। वास्तविकता में देखा जाए तो ये पत्रकारिता ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सत्ता को हिला कर रख सकती है। लेकिन अगर यही पत्रकारिता जिम्मेदारियों के साथ नहीं की जाए, जैसा कि डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे, तो जनता और समाज और सरकार के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम जिन पत्रकार साथियों के सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हैं वो सही मायनों वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, जो राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी है, जो असमर्थों को समर्थ बनाती है और उनके लिए कलम और उनका कैमरा दोनों बदलाव के हथियार हैं। तो ऐसे तमाम लोगों में आज की ज्यूरी ने, जिस ज्यूरी का हमने परिचय आपसे कराया, उसने बहुत सारे लोगों की प्रविष्टियों के बीच में से कुछ खास नामों को चुना है। मैं एक एक कर उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ स्किप हुआ है। नहीं, स्किप नहीं हुआ है, सिर्फ भूमिका बनाई गई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत 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 बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्सियत को सुनने का जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय सुनील अंबेकर जी को मंच पर दावत देता है कि वो आप आएँ और अपने विचार हमारे बीच में रखें। उसके बाद हम अपने पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन और पुरस्कार समारोह को आगे बढ़ाएंगे। सबको नमस्ते। आज के इस नारद जयंती समारोह और नारद पुरस्कार जो है उस कार्यक्रम में विशेष रूप में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री आनंद नरसिंहन जी, माननीय अशोक जी, यहाँ भी बहुत सारे पत्रकारिता के जगत के जिनको स्तंभ कहा जा सकता है ऐसे लोग हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं और बलवीर जी जैसे राजनीति में रहते हुए भी बहुत अच्छे नियमित स्तंभ लिखने वाले लोग हैं। तो सभी को बहुत बहुत, सभी भाई बहनों को नमस्कार और सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामना। वैसे आनंद जी और संजीव जी दोनों बोल रहे थे, दोनों ये बार बार बोल रहे थे कि हम ज़्यादा अच्छे वक्ता है नहीं, पता नहीं बोल रहे, लेकिन आप समझ ही रहे थे कि अनुभव के साथ काफ़ी सारे जब बातें निकलती है तो निश्चित रूप से वो सीधी, मतलब स्ट्रेट होती है और समझ में भी बहुत जल्दी आती है। तो निश्चित रूप से यहाँ सब पत्रकार हैं, रोज़ ही होने वाली पल पल की खबर जिसको बोलते हैं उस पर सबकी नज़र होती है और उसका विश्लेषण भी सब लोग करते रहते हैं। और इसीलिए
क्या घटित हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, बाहर की खबर, अंदर की खबर, इसको बहुत अच्छे से रखने वाले सब लोग यहाँ पर है। स्वाभाविक ही व्यस्त भी रहते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में समय निकाल कर आना भी मुश्किल है। वैसे पत्रकारों के कार्यक्रम कम ही होते हैं, मतलब पत्रकार जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वैसे बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि ऐसा है कि जहाँ सब पत्रकारों के लिए आयोजित है, पत्रकारों द्वारा ही है, आयोजन में भी वो सारे लोग हैं और सम्मान भी पत्रकारों का ही है। तो ये मुझे लगता है कि एक विशेष आयोजन है और आप सब लोग भी उसी आत्मीयता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इसलिए आपका हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। नारद जी के बारे में देवर्षि नारद कहते हैं, मैं बहुत गहरा अध्ययन करने वाला नहीं हूं इस विषयों का, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन परंपरा से जब प्रारंभ हुए तब से उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो उसमें जैसे प्रोफेशनल स्किल पर बल दिया गया, उसके ज्ञान, नॉलेज के बारे में बहुत जोर दिया गया, लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर दिया गया कि जिसके पास ये सारा रहेगा उसके पास एक ऐसा चरित्र, उसके जीवन की ऐसी एक सात्विकता शैली भी रहनी चाहिए। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वैद्य हो, डॉक्टर हो, या राजा हो, या राजा के यहाँ किसी भी प्रकार का काम करने वाला हो, समाज में किसी भी तरह से जिसके पास कोई ना कोई दायित्व है, कोई ना कोई विशेष विद्या उसके पास है, तो उसको इस बात की जिम्मेदारी भी साथ में जोड़ी गई और उसको उतना ही महत्व दिया गया। मुझे लगता है कि यही कारण था कि किसी भी बात का, अगर कोई भी विद्या हो, जैसे बोलते हैं कि जो विद्या का दान है वो सत्पात्र ही होना चाहिए, मतलब जिसको आप विद्या दे रहे वो व्यक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब बौद्धिक क्षमता केवल नहीं, उससे जो शक्ति उसके पास आएगी उसका उचित लोकहित में वो प्रयोग कर सके, वैसा उसका चरित्र हो, उसको सत्पात्र कहा गया और वो बहुत आवश्यक है। आप लोग विश्वास करते कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन सांप का विष उतारना, ये इसके भी कई सारे प्रयोग, बड़ी अलग अलग जड़ी बूटियां जो होती है, और उनसे, क्योंकि सांप तो नया नहीं है, बहुत पुराना है, डंक भी पुराना है, तो उसके भी उपाय बहुत पुराने हैं। तो हमारे एक जानकार थे, तो मैं तो महाराष्ट्र के ज़िले का हूँ, तो गढ़चिरौली ज़िला है, बहुत बड़ा जंगल है उधर, काफ़ी लोग रहते, मैं काफ़ी अंदर तक गया हूँ। तो वहाँ एक व्यक्ति से मिलना हुआ जिनको ऐसी जड़ी बूटियाँ पता थी कि वो बहुत सारे ऐसे उपाय करते थे और उसमें सांप की भी दवा उनको आती थी, मतलब वो नहीं, ऐसा ऐसा करके उनको दवा आती थी मतलब। तो उनसे हमने पूछा कि आपकी उम्र हो रही है तो आप किसी को सिखा दो, आपने किसी को सिखाया नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा मैं तो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने ये बताया था कि भाई उसको सिखाना जो इसका दुरुपयोग न करे और लोगों की सेवा के लिए ही उसका उपयोग करे। अब वो व्यक्ति आज की हमारी भाषा में अनपढ़ था, किसी स्कूल में नहीं गया था, आज के किसी कॉलेज में नहीं गया था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो बिल्कुल नहीं गया था,
और वो बिल्कुल एक गांव का व्यक्ति था और उसके पास एक ज्ञान था कि वो पेड़ देखकर बोल सकता था कि इससे कौन सी औषधि बनेगी, इससे क्या उपाय होगा। तो बाद में बहुत दिन के बाद मुझे ध्यान में आया कि उनका एक कोई शिष्य 2 बन गए हैं और वो बहुत ही, उनको सबसे पहली शिक्षा वो ये दे रहे हैं कि उनका जीवन सच्चरित्र बन जाए। तो मैंने तो उसके बाद उनको वो विज्ञान जो है, उनका जो ज्ञान है वो उसको देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ तो नारद जी का जो महत्व है पत्रकारिता के जीवन में और उनका जो स्थान है, उनका जो प्रतीकात्मक हमारे सामने जीवन चरित्र है, उसका महत्व यही है कि हम नई नई कुशलताएं, नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे नए प्रयोग सीखते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक बात महत्वपूर्ण अंडरलाइन रहे कि इसका उपयोग लोक हित में होना चाहिए। और इसी का प्रतीक देवर्षि नारद है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि बात, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई और सोशल मीडिया का बहुत सारा उल्लेख हो गया, तो टेक्नोलॉजी अभी तो और आगे बढ़ेगी, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। हम अच्छा लगे हमें बुरा लगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मेटा आ गया, अभी तो ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, और आप उसमें तो रुकिए मत, उससे आगे भी है, उससे आगे भी कमांड्स आएगी, बहुत सारी कमांड्स आएगी। और इसीलिए ये बात रुकने वाली नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी से डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा शॉकिंग रहता है। जब पहली बार किसी ने प्रिंटेड चित्र बनाया होगा तो शॉक लगा होगा, पहली बार मोशन पिक्चर बनी होगी तो लोगों को लगा पता नहीं बच्चे क्या देखने जा रहे हैं, शॉक हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा बाद में। जब पहली बार रेडियो चला होगा, मशीन से आवाज़ आने लगेगी तो शॉक हुआ होगा। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी के शॉक्स तो पुराने ज़माने से ही लगते रहेंगे, और इसीलिए आने के आगे भी ऐसा होगा। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि हम कौन सी बातों को स्थायी रूप में इसमें पक्का रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि सत्य को लेकर जाना, सत्य के साथ कोई समझौता न हो। बिल्कुल जैसे आजकल कहते हैं कि जैसे कोई कलाकार हो, कोई विद्वान हो, कोई शोधकर्ता हो, कोई पत्रकार हो, तो उसकी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। कोई फिल्मकार हो, कोई गाना लिखने वाला कवि हो, गीत लिखने वाला कवि हो, गायक हो, हर एक की अपनी एक क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण होगी कि आपके निश्चित रूप से उस फ्रीडम के साथ साथ सत्य बात लोगों के पास जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे समाचार तो आ जाते हैं, बहुत सारी, मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आपने कितने समाचार बनाए, तो बोलते एजेंसीज लोग बोलते हैं हमने 800 समाचार बनाए। कई बार डिजिटल पोर्टल वालों को पूछते हैं वो 800 समाचार एक एक दिन में क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे समाचार होते हैं, और इसलिए ये बात मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस बात को प्रायोरिटी में लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, किस सत्य को लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोकहित उसमें बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मतलब निश्चित रूप से आपका क्रिएटिव फ्रीडम है, लेकिन लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हमारे देश में उस तो एक जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कहूँगा कि पूरे समाज की ये अपेक्षा है हर प्रोफेशन के लोगों से, और पत्रकारिता का प्रोफेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली इट कैप्चर्स द माइंड, हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस उससे प्रभावित होती है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये आज बहुत समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देवर्षि नारद भी सब जगह जाते थे, सब जगह समाचार इधर से उधर देते थे, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन संवाद उनके जीवन में बहुत सारे कार्य हैं। अगर देव और असुरों में अगर कोई विवाद हो रहा है तो इधर से उधर समाचार पहुंचाते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालने का भी उसमें प्रयास है। मतलब तो मुझे लगता है यहां जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती थी, लोकतंत्र चल रहा है, जैसा आया वैसे हमने बता दिया, नहीं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र मजबूत कैसा हो, लोगों की लोग कैसे अधिक जागरूक हो ताकि उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, इसमें भी मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं और खासकर जो नेतृत्व में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की भी बात है। निश्चित रूप से कभी कई बार लोग बोलते हैं कि निगेटिव समाचार आ गए तो अस्वस्थ भी होते बहुत सारे लोग। मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक ही है, जब तक गलत बात, जो निगेटिव बात है या गलत बात है वो फ्रंट पेज पे आ रही है या ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, मतलब दुनिया ठीक चल रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो शॉकिंग है, क्योंकि नॉर्मली वो वैसा नहीं है समाज। तो मतलब जब खराब चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है या फ्रंट पेज पे आती है तो मैं थोड़ा आश्वस्त होता हूँ कि अभी भी मतलब बाकी ज़माना ठीक चल रहा है। मैं ऐसे सोचता हूँ, सही गलत आप सोच सकते हैं। और इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सही बात को सही है, केवल सत्य मैंने पहुंचा दिया जैसा है वैसा नहीं, मुझे लगता है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल भी इम्पॉर्टेंट है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के समय में देवर्षि नारद जी को स्मरण करते हुए हम इन सब बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव। और जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन में भाग लिया, नेतृत्व किया, उन सब का स्मरण भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के हमारे ऊपर इतने उपकार है, उनके बिना हम अपने आज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें ये बात भी महत्वपूर्ण है कि उस समय जितने भी हमारे देश का स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे, उन्होंने एक पवित्र माध्यम के रूप में पत्रकारिता का, समाचार माध्यमों का उपयोग किया। लगभग हर एक कोई लिख रहे थे, समाचार पत्रों में आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे लोक जागरण का माध्यम ही ये सारे समाचार माध्यमों को बनाया था। और उनके विचार जिन लेखों के द्वारा, जिन समाचार माध्यमों से जा रहे थे, उसने पूरे देश को एकत्रित किया स्वाधीनता आंदोलन के लिए। और इसलिए पत्रकारिता की जो हमारे देश की परंपरा है, वो परंपरा भी देश के स्वाधीनता सेनानियों ने बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत की है। और इसलिए एक तरीके से वो लीजेंड्स है हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र के, कि जिन्होंने पूरे देश दुनिया में, जब ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने इन माध्यमों को बहुत परिश्रम पूर्वक उपयोग करते हुए पूरा एक स्वाधीनता का आंदोलन को चेताया। आज मुझे लगता है कि आज उस जैसे स्वाधीनता के आंदोलन में एक बहुत ही पवित्रता से और जिम्मेदारी से इस क्षेत्र ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज भी जब देश स्वाधीनता के अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में, जनमानस में एक आंदोलन है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है। एक समय था कि लोगों को बताना पड़ रहा था कि आप जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मुझे लगता है कि आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ गया कि एक बहुत बड़ी क्रांति है, इसमें अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए। एक समय था देश में कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बहुत कुछ बताना पड़ता था। आज मुझे लगता है, आज ही मैं आते आते सुन रहा था, शायद 194
करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे देश में हो गए। दुनिया के बहुत देशों में ऐसा माहौल नहीं है। तो देश के हर व्यक्ति दुनिया में एक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत बड़े परिश्रम के साथ आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जब ऐसा माहौल देश में है, एक आकांक्षा है, एक एस्पिरेशन है लोगों के मन में। जहां लोग सोचते थे कि हमारा देश पता नहीं कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत निराशा से सोचते थे, आज पूरा एक वातावरण में बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में। पिछले 10-12 वर्षों से लगातार, मतलब मैं मानता हूं कि लगभग ये जब मिलेनियम शुरू हुआ है, मतलब 98 के बाद, ये लगातार ये वातावरण बढ़ता ही चला गया है। और इसके अनुकूल जो बात होती है वो लोगों को अच्छी लगती है, इसके प्रतिकूल जो बात करता है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो चाहे राजनेता की हो, वो चाहे फिल्म की हो, चाहे पत्रकारिता की हो, किसी भी जगत की हो। ये लोगों का जो मानस है, मुझे लगता है कि इस समय इस तरह से लोगों को इस जन आंदोलन में एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका को पत्रकारिता के पूरे जगत को निभाना है। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मीडिया जगत के लोगों ने उस दिशा को पकड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे सकारात्मक काम कर रहे हैं और बहुत सारे व्यक्तिगत रूप में भी कर रहे हैं, मीडिया जगत के रूप में भी लोग कर रहे हैं, और एक सहभागिता भी बढ़ी है। आज ठीक है, जब भी कोई नई बात आती है तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे बोलते हैं उसको स्टार्टअप का प्रॉब्लम है ये। तो ये स्टार्टअप प्रॉब्लम सोशल मीडिया में चल रहा है अभी, लेकिन ये मुझे लगता है ये भी सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। उसमें भी धीरे धीरे लोग बोलते थे कि बस ऐसा ही चलता है, नहीं, अब बहुत गंभीर रूप से अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी जा रही, बहुत इन्फॉर्मेटिव उसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लोग अच्छे काम के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इसमें उस जिम्मेदारी के साथ आवश्यकता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अपना देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। और मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी बात समझ भी नहीं सकता है, और बीच के समय में बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन भी हुए हैं, एक लंबा समय संघर्ष का भी हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोगों को पुराने बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए, लेकिन दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलन में नेता थे, जितने भी विचार थे, सब ने अपना अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आज 75 वर्ष के बाद हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बातों को आगे ले जाना है और कौन सी बातों को अब हमें छोड़ देना है। इसमें कोई कृतज्ञता नहीं है कि हम किस बातों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बदलता है। और इसलिए आने वाले समय के लिए एक हमारे देश की एकता, एकात्मता, अखंडता, जिसका आधार हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिनको स्पष्टता से रखा नहीं गया, प्रामाणिकता से रखा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उचित जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जिनका देश के लिए योगदान था, वो भी हम नहीं दे पाए। तो ऐसे बोलते हैं कि जो रह गया, तो जब कोई घर में उत्सव होता है तो हम पुराने सब उन विषयों को याद करते कि भाई हमसे जो भी रह गया अब हम याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रह गया वो रह गया, लेकिन अब उसको कम से कम हम याद कर ले, वो सारे लोगों को याद कर ले जिन्होंने देश के लिए ज्ञान निर्माण किया, वो भाषाओं का ऐसा ज्ञान निर्माण किया कि जिससे सारी भाषाएं जुड़ गई, उनको याद करना चाहिए। जिन्होंने योग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए, उनको याद करना चाहिए। स्वाधीनता के वो लोगों को याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम उन सब लोगों को जोड़ें और भारत की उस कल्पना को समझें। ये बात ठीक है कि भारत में सब मिलता जाता है, एक के बाद एक सब मिलते चले गए। गंगा, जमुना, संस्कृति बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में एक होना चाहिए, गंगा बन जानी चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हम लोग सब एक साथ मिलकर चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक लोक प्रबोधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब लोगों पर है, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। इतिहास के तथ्य आएंगे, ठीक है, हम लोगों को अभी जैसे ज्ञानव्यापी का विषय चल रहा है, उसमें तथ्य आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यों को आने देना चाहिए सामने, क्योंकि वैसे भी तथ्य जो होते हैं, वो सत्य जो होता है वो अपनी राह तो खोजता ही है। आप कितने दिन तक किसी चीज को दबा के रख सकते हैं? तो समाज को मुझे लगता है अब ये समय है कि हम सबको कुछ तथ्यों को, ऐसे सारे तथ्यों को, इतिहास के तथ्यों को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का, समझने का, और पूरे समाज के सामने उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखने का समय है। और इस समय पूरा जमाना देख रहा है, आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी कि जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हो रहा था तो एक समय था कि स्वाधीनता के आंदोलन के समय उन लोगों ने वो भूमिका निभाई। अब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अवसर पर, मतलब ये छोटी बात नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर ही हम इस मुकाम पर आ गए कि हम दुनिया में अब एक स्थान बना पा रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास की दृष्टि से कम पीरियड है, जितना पुराना पिछला एक हमारा विपरीत समय रहा उस तुलना में अगर देखते हैं तो, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस विचार के साथ उस जिम्मेदारी को हम अब कैसा निभाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय फिर मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र के जितने लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी सोशल मीडिया, ये कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट मीडिया लीड करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक करेगा कि सोशल मीडिया करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो वरिष्ठ पत्रकार अध्ययन के साथ, एक अभ्यास और अनुभव के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, उनको इस बहस को लीड करने की, नेतृत्व देने की जिम्मेदारी है, और उनको इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। उनको इस जिम्मेदारी को लेना भी होगा और उसको निभाना भी होगा। यही अपेक्षा मैं करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको शुभकामना देता हूँ। आज जिनका सम्मान हो रहा है उन सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत सारे पत्रकारों ने कोरोना योद्धा के रूप में ही काम किया, और इसीलिए, और मैं ये यहाँ नोट करना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता की सारे लोगों ने, और इसलिए हमें जानकारियाँ मिल रही थी, लेकिन भय से हम जल्दी मुक्त हो, ऐसा भी अनुभव में आ रहा था। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही समाज में, समादेश के सामने जब भी कोई विषय आएंगे तो ये मुझे विश्वास है कि आप सब लोग वैसी ही जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुनः एक बार सबको शुभकामना, बधाई। आदरणीय सुनील आंबेडकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्तव्य जो है वो केवल पत्रकार बिरादरी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना दिखाने वाले होने के साथ साथ रास्ता दिखाने वाला भी है, और आपका व्यक्तित्व वैसे ही हमारे पथ को आलोकित करता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे हम उस क्रम की ओर बढ़ते हैं, उस गतिविधि की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पत्रकारों के सम्मान के क्रम में मैं सबसे पहला नाम पुकारूंगा, वो है आशुतोष कुमार पांडे जी का, लेकिन वो हम तक पहुँचे उससे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। आशुतोष कुमार पांडे मूलतः उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रहने वाले हैं। आपने वर्ष 2012 से 14 के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म यानी MJ किया। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र जयपुर से प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत की और यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया। 2016 में ETV चंडीगढ़ में बतौर संवाददाता आप जुड़े, बाद में दूरदर्शन किसान में काम किया और बीते लगभग 5 वर्षों से हिंदुस्तान समाचार बहुभाषी न्यूज़ एजेंसी के राष्ट्रीय ब्यूरो में संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। नदियों से आपका विशेष अनुराग है और कई वर्षों से आप मनोरमा नदी बचाओ अभियान चला रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने युवा पत्रकार नारद सम्मान इस वर्ष अर्जित किया है।
लाइट्स का कृपया ध्यान रखें, बीच में आप ऑफ ना करें। जी, तब तक आपको बैठना पड़ेगा, वैसे थोड़ा परिचय है इसलिए। अगला नाम स्त्री सरोकार पत्रकार नारद सम्मान के लिए पुकारना चाहता हूं निशांत कुमार आज़ाद जी का। निशांत कुमार आज़ाद वर्क्स एज अ correspondent in the Organizer, which is the oldest and most widely circulated nationalist English weekly of Bharat. An ambulatory reporter, he predominantly writes about political issues with a particular underscoring on state politics in Jammu and Kashmir and West Bengal. He is noted for his work as pollstar and for being the sole journalist in India who went on the ground to cover the post-election violence in West Bengal and met the rape victims. His stories from Kashmir and Triple Talaq victims and rape victims from West Bengal especially claimed the attention on the issues. इस कड़ी में तीसरा पुरस्कार जो है ग्रामीण पत्रकारिता नारद सम्मान, वो जाता है उमाशंकर मिश्र जी को। उमाशंकर जी पत्रकारिता में 1.5 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। आपने मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर लेखन और संपादन कार्य किया है। आप अमर उजाला, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी और ग्रामीण विकास पर केंद्रित पत्रकारिता सोपान स्टेप में नियमित रूप से जुड़े रहे हैं। उमाशंकर मिश्र वर्तमान में विज्ञान समाचार एवं फीचर सिंडिकेट साइंस वायर में, इंडिया साइंस वायर में कार्यरत हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ कृषि शोध पर समान रूप से लेखन, संपादन और अनुवाद कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से आपको चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रदान किया गया है। न्यूज़ रूम सहयोग नारद सम्मान के लिए इस वर्ष के विजेता हैं श्री सुरेश कुमार जायसवाल। सुरेश जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर के रहने वाले हैं, 20 साल से पत्रकारिता में हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान IIMC से रेडियो और टीवी में आपने बारीकियां सीखी हैं और उसके बाद आपने अपने करियर की शुरुआत PTI से की। इसके बाद 9 साल तक आज तक समूह में बतौर प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दी। 2013 से ये देश के सार्वजनिक प्रसारक DD न्यूज़ में संपादक के तौर पर काम कर रहे हैं और प्राइम टाइम बुलेटिन न्यूज़ नाइट के संपादक हैं। आपने इस प्रोग्राम को DD न्यूज़ का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम के शानदार संपादन को देखते हुए प्रसार भारती ने 2018 में आपको सर्वश्रेष्ठ संपादक के सम्मान से नवाजा। डेस्क और रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ सुरेश जायसवाल राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की गहरी पकड़ रखते हैं। एंड नाउ डिजिटल पत्रकारिता नारद सम्मान के लिए मैं पुकारना चाहूँगा श्रीमती नुपुर जे शर्मा को। Nupur J. Sharma is a management graduate from Symbiosis. After running her business for years, she decided to leave that behind, and she has been the editor-in-chief of Op India for the past 5 years. And her prime focus is documenting persecution against Hindus. सोशल मीडिया पत्रकारिता नारद सम्मान के इस वर्ष के विजेता हैं श्रीमती प्रियंका देव। Priyanka Dev Jain carries master's degree from the University of California, the London School of Economics, and Harvard University. She has worked on the Barack Obama presidential campaign and moved to India to work in the 2019 Lok Sabha election campaign. She began a YouTube channel to cover positive development across India. Priyanka was one of the first YouTubers and digital journalists to travel to Kashmir after the abrogation of Article 370 and has even reported on ground from Amethi. Priyanka Chaturvedi works as a senior chief manager at Times. I am really sorry.
Priyanka currently works in a senior role as Chief Manager at Times Group. And now, उत्कृष्ट छाया चित्रकार प्रिंट नारद सम्मान श्री मिहिर सिंह। मिहिर सिंह जी के विषय में बता दूं आपको कि मिहिर सिंह जी ने 2006 में